हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि हम हर रोज़ 10 क्वेश्चन ला रहे हैं क्वेश्चन बैंक से और उसका एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आगामी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक से ही हमें पता चलेगा कि क्या बोर्ड एग्ज़ाम पूछ रहा है और क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जीके जीएस का सिलेबस तो बहुत बड़ा है ही, तो उसी के कारण हम क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है और आगामी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा हम वही चीज़ का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यही हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक के अनुसार चलना है। और अगर आने का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का रहेगा तो यहीं से आएगा, और नहीं तो उड़ांग पुड़ांग क्वेश्चन बहुत सारा आता है तो वो आता ही रहेगा। जैसे गांधी जी का जन्म से लेकर मृत्यु तक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अब पूछ दिया गांधी जी ने लंगोटा कब से पहनना प्रारंभ किया, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अशिक्षित होइएगा, सब लोग हो जाएगा, आप क्या सब हो जाएगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन बैंक के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। हर रोज 10 क्वेश्चन लाते हैं जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। तो किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पकड़िएगा। किस सिख गुरु 10 थे, समझे ना, सिख गुरु 10 थे और 10 के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ जानेंगे, क्योंकि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की और फाउंडेशन में इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो अभी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, तो इसका आंसर होगा दूसरा सिख गुरु गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, इसका आंसर क्या होगा, गुरु अंगद देव। ठीक है, सिख, अब देख लीजिए, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की और सिख गुरु कितने थे, तो कुल 10 थे। सिख गुरु कुल 10 थे, सिख गुरु कुल 10 थे, सिख गुरु कुल 10 थे। कौन कौन थे? तो गुरु नानक थे, गुरु अंगद देव थे, गुरु अमरदास थे, गुरु रामदास थे, गुरु अर्जुन देव थे, गुरु हरगोविंद थे, उसके बाद गुरु हरराय थे, उसके बाद गुरु हरकिशन थे, उसके बाद गुरु अर्जुन देव तो 5वें गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु तेग बहादुर थे और 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला हो गया गुरु नानक जो कि उनके संस्थापक थे, उसके बाद गुरु अंगद देव, तीसरा हो गया गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, 5वां गुरु अर्जुन देव, छठा हो गया गुरु अर्जुन देव के बाद छठा हो गया गुरु हरगोविंद, उसके बाद 7वां हो गया गुरु हरराय, 8वां हो गया गुरु हरकिशन और 9वां गुरु तेग बहादुर और 10वां गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह, 9वां गुरु तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कुल 10 गुरु थे। तो और उसके बाद अब आया अंगद देव, तो अंगद देव के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देख लेते हैं गुरु अंगद देव के बारे में। तो इनका प्रारंभिक नाम लहना था, इनका प्रारंभिक नाम लहना था, गुरु अंगद देव का प्रारंभिक नाम लहना था, इनका प्रारंभिक नाम लहना था, ध्यान रखिएगा, इनका प्रारंभिक नाम लहना था। और उसके बाद इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया, लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया, लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। उधर क्या ऐसे कर रहा, ठीक है, इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। और उसके बाद इन्होंने जो आदि ग्रंथ को संकलित किया था, गुरु नानक के आदि ग्रंथ, गुरु नानक के उपदेश को आदि ग्रंथ में संकलित किया था, संकलित किया।
और सिख गुरु के संस्थापक गुरु नानक थे, गुरु नानक देव। संस्थापक यहाँ लिख लीजिएगा, पहला गुरु या फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। ठीक है, तो गुरु अंगद के बारे में हम लोग को इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, इनका प्रारंभिक नाम लाना और लंगर व्यवस्था अस्थायी बनाया था, और लंगर व्यवस्था की शुरुआत किए थे गुरु नानक देव ने। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किए थे गुरु नानक देव ने, और लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाए थे गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव। और उसके बाद गुरु अंगद देव ने गुरु नानक के उपदेश को आदि ग्रंथ में संकलित किया। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 गुरु का नाम और कौन क्या किए थे, तो और आगे बताएंगे हम लोग फाउंडेशन क्लास में। इतना गुरु अंगद के बारे में आया, तो गुरु अंगद के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत जो है गुरु अंगद देव ने किए थे। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक, स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इनका लेखक आप लोग आंसर में लिखिएगा। लेखक थे, देखिए 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर में आप लोग लिखिए, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के लेखक कौन थे? ये सब जितना क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार दरोगा में, हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। तो और जैसे पुस्तक लिखे थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक, उसी तरह अन्य पुस्तक जो चर्चित पुस्तक है उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। अन्य पुस्तक के लेखक, अन्य पुस्तक के लेखक लिख लेते हैं। जैसा इम्पोर्टेंट लिखते हैं, फर्स्ट बार इंडिपेंडेंस के लेखक, फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? तो फर्स्ट बार इंडिपेंडेंस के लेखक बीडी सावरकर थे, जिसे विनायक दामोदर सावरकर भी कहते हैं। बीडी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, बीडी सावरकर। तो फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक के कौन थे? तो बीडी सावरकर, इसे विनायक दामोदर, अगर बीडी नहीं दिया रहेगा तो ये भी लीजिए विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो विनायक दामोदर सावरकर। उसके बाद लिखिएगा अगला, द ग्रेट रिवेलियन, द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन थे? तो अशोक मेहता। द ग्रेट रिवेलियन हो गया। उसके बाद आप लोग लिख लीजिए दासियो म्यूनिटी
एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक कौन थे? तो आरसी मजमूदार, आरसी मजमूदार। अगला और लिख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी, क्या उधर कर रहा है राना? हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी के लेखक कौन है? तो टी आर होम्स, यूनिटी, टी आर होम्स लिख लीजिए। जैसे देखिए 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। और उसके बाद अन्य चर्चित पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर या बीडी सावरकर, उसी को कहते हैं। द ग्रेट रिवोल्यूशन की पुस्तक के लेखक अशोक मेहता। और द सियोम यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक आरसी मजमूदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी के लेखक टी आर होम्स। तो पुस्तक के बारे में इतना आप लोग देख लीजिएगा, बाकी हम इसका स्क्रीनशॉट डलवा देंगे टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे। 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? किसने नष्ट किया? ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो आप जानते होंगे इसका आंसर, सभी लोग जानते हैं। इसका आंसर होगा महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो महमूद गजनवी ने। और यह सबसे कब किया था? तो 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में सबसे चर्चित आक्रमण इसका था, जो कि 25वां था। विख्यात सोमनाथ मंदिर का किसने नष्ट किया? महमूद गजनवी ने। और ये कब किया? तो 1025 में, 1025 में किया था, 1025 में किया था। और महमूद गजनवी पर जो है 25वां आक्रमण, ये 25वां आक्रमण था, 25वां आक्रमण। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? तो सौराष्ट्र यानी गुजरात में, सौराष्ट्र में उस टाइम, सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र के शासक कौन थे? तो राजभोज। सौराष्ट्र उस टाइम, सौराष्ट्र के शासक कौन थे? सौराष्ट्र में पड़ता है सोमनाथ मंदिर, शासक राजभोज थे। सौराष्ट्र के शासक राजभोज थे। उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ से लगभग, इस मंदिर से लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट के ले गया। 20 लाख दिनार, लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट कर ले गया। बहुत संपन्न मंदिर था सोमनाथ मंदिर, सौराष्ट्र का, जो कि सौराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ से महमूद गजनवी ने लूट कर ले गया। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने, जैसा कि हम बिहार दरोगा के एनालिसिस में आगे भी बताए थे महमूद गजनवी के बारे में, तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे, कुल 17 बार आक्रमण किए थे। तो महमूद गजनवी ने कुल कितना, और सबसे लास्ट आक्रमण होता है जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में, ठीक है, 1025 में सोमनाथ मंदिर पर। उसके बाद सौराष्ट्र के शासक तो राजा भोज आप लोग देखें। उसके बाद सौराष्ट्र की रक्षा में सहायता करने के लिए
जो राजा अन्य राजा सहायता किए थे वो अनिल बाबरा शासक थे। उस पर भी आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए जो राजा सहायता किए थे उनका नाम था अनिल बावड़ा के शासक थे। अनिल बावड़ा के शासक। सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए जो राजा सहायता किए थे वो अनिल बावड़ा के शासक थे। अनिल बावड़ा के यहाँ भी महमूद गजनवी ने इसके ऊपर भी आक्रमण किया था। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में आया तो हम लोग, और जो कि सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? महमूद गजनवी ने। तो महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर? 1025 में। ये 25वां आक्रमण था। और सौराष्ट्र के शासक उस टाइम राजभोज था। सोमनाथ मंदिर जो है सौराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ से 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटकर मोहम्मद गजनवी ने ले गई। और महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। और सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए जो राजा सहायता किए थे उस पर भी महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। अनिल बाबर शासक थे ऐसे करके। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लें। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। टाइफाइड किससे फैलता है? टाइफाइड किससे फैलता है? इसी को मियादी बुखार कहते हैं, या मियादी बुखार किससे फैलता है? किससे फैलता है? ठीक है, तो ये जो है जीवाणु से फैलता है। और ये देखिएगा ये किससे होता है? तो दूषित पानी से। इसका आंसर होगा दूषित पानी से। दूषित पानी एवं गंदे खाद्य पदार्थ। दूषित पानी एवं गंदे खाद्य पदार्थ। गंदे का मतलब ये हुआ कि बासी, मतलब 10 दिनों से जो फ्रिज में धरा हुआ है वैसे खाद्य पदार्थ से टाइफाइड फैलता है। इसका आंसर ये होगा। दूषित पानी से, पानी ताज़ा पीना चाहिए। या तो फिर आरओ अभी आ गया, टाइफाइड होता है तो बोलता है कि उसको शुद्ध पानी पीने के लिए, या तो उबाल कर, जिसके पास आरओ नहीं है तो वो पानी को उबाल कर पीते हैं। तो और ये जीवाणु से होता है। तो और जीवाणु जनित रोग होने वाला लिख लीजिए। जितने भी जीवाणु से रोग उत्पन्न होते हैं, जिसे देखिएगा जीवाणु जनित रोग, इसका ट्रिक है जीवाणु जनित रोग। नहीं तो आप लोग नई ट्रिक के द्वारा याद रखिएगा तो बहुत भूल जाइएगा एग्जाम में। जीवाणु जनित रोग, ठीक है। तो इसका ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। तो पो से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तो से तपेदिक या टीबी, का से कुष्ठ रोग, टी से टिटेनस, और ये क से काली खांसी। देखिए पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। तो क से टिक पंडित कुष्ठ रोग, क से काली, क से कुष्ठ रोग, क से काली खांसी। क्योंकि को से कुष्ठ रोग भी आ रहा, हाँ दोनों यहाँ क 2 बार आया है, जिसको ध्यान रखिएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। प से प्लेग, ड से डिप्थीरिया, ट से तपेदिक, क से कुष्ठ रोग
और यहाँ लिखिए काली खांसी, चाहे यहाँ लिखिए, कोई बात नहीं। क से कुष्ठ रोग और ट से टिटेनस, उसके बाद क से काली खांसी, काली खांसी। न्यू से निमोनिया, निमोनिया। है से हैजा, सौ से सिफिलिस, ग से गनोरिया, गनोरिया। अब बैक्टीरिया से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण फैलता है वही, या जीवाणु के कारण फैलता है। इस यहाँ याद रखिएगा। बैक्टीरिया से होने वाली रोग, तो पंडित का टिक न्यू है सगी बैक्टीरिया, किसके कारण? तो बैक्टीरिया के कारण। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, कुष्ठ रोग, टिटेनस, निमोनिया, काली खांसी, हैजा, गेनोरिया, सिफिलिस, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आया टाइफाइड, तो टाइफाइड के बारे में जान लेते हैं। ये सॉल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। सॉल्मोनेला जीवाणु, कौन से जीवाणु के कारण? सॉल्मोनेला, मोनेला टाइफी, टाइफी के कारण। तो किसके कारण? तो सॉल्मोनेला टाइफी के कारण। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत, प्रभावित अंग लिख लीजिए, प्रभावित अंग आंत प्रभावित होता है। जैसे कि दस्त आता है, उल्टी हो जाता है, दस्त उल्टी, दस्त उल्टी। उसके बाद इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज यहाँ लिख लेते हैं। खोज किसने किया था? तो खोज इसका देख लीजिए, खोज सॉल्मोनेला टाइफी खोज किसने किया था? तो डैनियल ई सॉल्मोनेला, ठीक है, इसका नाम होता डैनियल, हाँ डैनियल। खोज यहाँ लिख लीजिए, अब छोड़िए, खोज इधर लिखिए। पहले इतना देख लिए, उसके बाद जगह तो नहीं है, फिर भी खोज यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। खोज डैनियल ई सॉल्मोनेला, सॉल्मोनेला, यही सॉल्मोनेला के नाम पर सॉल्मोनेला टाइफी पड़ा है। तो डैनियल ई सॉल्मोनेला इसके नाम पर कब की गई थी? तो 1885 में, 1885 में खोज कब की गई थी? तो 1885 में। और कौन किए थे? डैनियल ई सॉल्मोनेला, ठीक है। और इसके जांच के लिए बिडाल टेस्ट, इसके जांच के लिए कैसे पता चलेगा? तो जांच के लिए यहाँ लिख लीजिएगा, जांच के लिए बिडाल टेस्ट, जांच के लिए बिडाल टेस्ट, बिडाल टेस्ट। जांच के लिए कौन सा टेस्ट? तो बिडाल टेस्ट। और इसका लक्षण क्या है? तो तेज बुखार, सिर दर्द, और इसका टीका जो है TAV वैक्सीन नामक है, वैक्सीन जो है इसका TAV वैक्सीन, टीका TAV वैक्सीन, TAV वैक्सीन, ठीक है। और इसका लक्षण क्या है? तो तेज बुखार, सिर दर्द, यही सब लक्षण है। तो इतना ही टाइफाइड के बारे में, इतना ही। और जो है बैक्टीरिया से होने वाली रोग, तो पंडित का टिक न्यू है सगी, और किसके कारण? तो बैक्टीरिया के कारण बैक्टीरिया, ठीक है। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, कुष्ठ रोग, निमोनिया, काली खांसी, हैजा, सिफिलिस, गोनोरिया, ठीक है। तो इसके बारे में इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, या तो फिर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट, कौन सा चार्टर एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया? बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का
गवर्नर जनरल बनाया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है। ब्रिटिश सरकार के कौन सा चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। आंसर इसका लिख लीजिएगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब यहाँ इसको समझिएगा, आधुनिक भारत का क्वेश्चन है, इसको फाउंडेशन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, तो यहाँ से समझिएगा। सबसे पहले 1757 रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल का गवर्नर बनाया गया, बंगाल का गवर्नर। ठीक है। उसके बाद 1757 के बाद 1773 आइएगा, देखिएगा, यहाँ से देखते जाइएगा। 1773 यहाँ पे बंगाल को गवर्नर, 1757 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया और 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और यही जो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। 1773 में बंगाल का फर्स्ट वारेन हेस्टिंग था, इसको वारेन हेस्टिंग ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल 1773 में। अब यही बंगाल का अंतिम गवर्नर भी होगा, यही जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर भी होगा, बंगाल का अंतिम, जो फर्स्ट होगा वो अंतिम भी होगा, समझे ना, बंगाल का अंतिम गवर्नर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझिएगा, लगेगा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन समझ जाइएगा तो कुछ नहीं है। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा 1833 1833 में बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और उसके बाद भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल, भारत का फर्स्ट, अंतिम वही होगा, फर्स्ट भी वही होगा, भारत का फर्स्ट गवर्नर। यहाँ देखिए गवर्नर जनरल, यहाँ भी भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। यहाँ देखिए गवर्नर से गवर्नर जनरल का पद पे नियुक्त हुआ, लेकिन यहाँ भारत का फर्स्ट, यहाँ बंगाल का अंतिम था, यहाँ भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल हो गया। उसके बाद 1858 एगो ठो लिख लीजिए, लास्ट कर देते 1858। तो भारत का अंतिम, इसको यहाँ लिख लीजिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का फर्स्ट वाइसराय, ठीक है। तो 1757 में बंगाल का गवर्नर बना कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर 1773 में, और ये बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग। 1833 में भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल तथा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। उसके बाद 1858 में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का फर्स्ट वाइसराय। तो भारत का फर्स्ट वाइसराय कब बना? तो 1858 में लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। छठा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गवर्नर जनरल आधुनिक भारत में फाउंडेशन में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो छठा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अरुण 3 जल परियोजना कहाँ स्थित है? जल परियोजना कहाँ स्थित है? ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये अरुण लिखा हुआ है, 3 है, ये जल है। अब इसको जल को थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं, लेकिन
उतना टाइम नहीं है, घसड़ देते हैं, आप लोग खाली समझ जाइएगा टाइम कम रहने के कारण। तो अरुण 3 जल परियोजना कहाँ स्थित है? तो नेपाल, नेपाल में स्थित है। अरुण 3 जल परियोजना नेपाल में स्थित है और यह अरुण नदी पर स्थित है। अरुण नदी पर, यह नेपाल के अरुण नदी पर स्थित है। अरुण नदी पर स्थित है। अरुण नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता लिख लीजिए, क्षमता 900 मेगावाट है। क्षमता 900 मेगावाट, 900 मेगावाट है। इस परियोजना से विद्युत नेपाल की ढलवेकर से भारत के मुजफ्फरपुर भेजी जाती है। नेपाल के इस परियोजना से, लिखिए लीजिए इसको पूरे, इस परियोजना से, क्योंकि बिहार के संदर्भ में है तो क्वेश्चन आ सकता है। इस परियोजना से नेपाल के ढलवेकर से बिहार की मुजफ्फरपुर में आती है। इस परियोजना से नेपाल के ढलवेकर से विद्युत, इस परियोजना से विद्युत लिखिए, इस परियोजना से विद्युत नेपाल से ढलवेकर से बिहार के मुजफ्फरपुर आती है। और ये कुछ कारणवश बंद हो गया था, फिर अभी निर्माणाधीन है, मतलब निर्माण की प्रक्रिया शुरू है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, बस देख रहे क्वेश्चन सब नॉर्मल से मिडिल तक जा रहा है। हाई क्वेश्चन अभी, हाई लेवल का क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, समझे ना, इसलिए आप लोग हड़बड़ाइए मत। 7वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। भारत में वरीयता पद का सही क्रम, भारत में वरीयता पद का सही क्रम क्या है? भारत में वरीयता पद का सही क्रम, तो ऑप्शन में बहुत सारा दिया रहेगा, उलट पुलट करके दिया रहेगा। तो ऑप्शन में आप लोग देख के मारिएगा। तो हम वरीयता पद में सही क्रम आपको बता देते हैं। भारत में वरीयता पद का सही क्रम, आप लोग खुद से सोचिए कि भारत का सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है। आप लोग खुद समझते होंगे इस बात को। तो उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद कौन सा पद होगा? तो उसके बाद उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद कौन सा पद होगा? तो उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री होगा। इस तरह करके 10 ठो आप वरीयता पद क्रम लिख लीजिए। उसके बाद 10 गो, 6 गो 7 गो के अंदर आता है, लेकिन आप लोग 10 गो हम लिखा देते हैं। 10 गो आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति, भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति। दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्य के राज्यपाल, अलग अलग राज्य के अलग अलग राज्यपाल। उसके बाद 5वां पूर्व राष्ट्रपति, जैसे रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति। और यहीं लिख लीजिएगा 5 का को भी लिख लीजिएगा। पूर्व राष्ट्रपति है तो यहीं भी 5 का को में आप लोग लिख लीजिएगा उप प्रधानमंत्री। उसके बाद 6ठा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, 6ठा भारत का मुख्य न्यायाधीश, देख रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री,
उसके बाद भारत का मुख्य न्यायाधीश। 7वां आप लोग लिख लीजिएगा, संघ के कैबिनेट मंत्री, संघ के कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। या उसके बाद राज्य का सीएम, इस तरह करके लिख लीजिएगा, राज्य का सीएम। 8वां राजदूत, विदेश में राजदूत, राजदूत हो गया। 9वां लिख लीजिएगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश। 10वां लिख लीजिएगा आप लोग, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, कम से कम 7 को आप लोग को याद रखना। पहला देख ले रहे हैं राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्य के राज्यपाल, पांचवा देख लीजिएगा पूर्व राष्ट्रपति, और छठा पांच का को भी है इसमें एक ठो ऐड किया गया है, उप प्रधानमंत्री। और भारत का मुख्य न्यायाधीश छठा। 7वां संघ का कैबिनेट मंत्री, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी 8वां राजदूत, हाईकोर्ट का न्यायाधीश, राज्य के सभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, तो ये 10 वरीयता पद क्रम में, या तो यहाँ समझ रहे हैं, अब उल्टा पुल्टा दे देगा, ये ए बी करके, ये ए कर देगा, ये बी कर देगा, ये सी कर देगा, ये डी करके दे, मतलब ये याद रहेगा क्रम भाई, तबे क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं तो जो है क्वेश्चन वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। इसका बोर्ड पीडीएफ, पैनल पीडीएफ जो जिसे बोला जाता है, हम डलवा देंगे। उसके बाद 8वां क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अरुणोदय योजना, अरुणोदय योजना, अरुणोदय योजना, योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ, किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई, प्रारंभ की गई। अरुणोदय योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? आंसर इसका होगा असम। आंसर होगा इसका असम। तो अभी बहुत सारा योजनाएं चल रही है, बहुत सारा करेंट में, करेंट से क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारा योजना करेंट में चल रही है, तो उसको ध्यान रखिएगा। योजना, बहुत सारा योजना पढ़िएगा, जो कि करेंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है 2 बजे, उसमें हम योजना, नई योजना जो लॉन्च हो रही है उसे हम बताते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर असम के सीएम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। सत्रिया असम की नीति है, जो कि पहले एनालिसिस को जब किए थे तो पहला क्वेश्चन आया था, पहला दिन में ही पहला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। सत्रिया लिख लीजिए, सत्रिया असम की नीति है, असम की नीति है। तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। योजना मेन है यहाँ टॉपिक, योजना, योजना को ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत सारी योजनाएं जो है याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, नौवां क्वेश्चन, किम्बर्ली हीरा की खान किस देश में? किम्बर्ली हीरे की खान, हीरे की खान, किम्बर्ली हीरे की खान किस देश में स्थित है? खान किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? ठीक है, किम्बर्ली हीरे की खान किस देश में स्थित है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अब खान आ गया है तो किम्बर्ली, साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पे बहुत सारी खनिज पदार्थ उपलब्ध है, लेकिन परंतु वहाँ अभी नए नए तकनीक नहीं आने के कारण वहाँ पे खुदाई नहीं होता है। ऐसे समृद्ध तो दक्षिण अफ्रीका ही है। उसके बाद देखिएगा खान आ गया, बहुत सारे खान, जैसे हीरे की खान हो गया,
उसी तरह मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक अभी कौन है वर्तमान समय में विश्व में? मैग्नीज उत्पादक दक्षिण अफ्रीका के आसपास, दक्षिण अफ्रीका के पोस्माबुर्ग क्षेत्र के आसपास, क्षेत्र के आसपास मैग्नीज खनिज का प्रमुख उत्पादक है। मैग्नीज खनिज का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में पोस्मबुर्ग क्षेत्र के आसपास, ये जो पोस्मबुर्ग क्षेत्र के आसपास जितना भी फैले हैं वहां पे मैग्नीज खनिज का प्रमुख उत्पादक है। उसके बाद देख लीजिएगा अगला, फिर दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश DR कांगे। दक्षिण अफ्रीका का कांगो देश, दक्षिण अफ्रीका का कांगो देश जो है तांबा का प्रमुख उत्पादक है। तांबा का प्रमुख उत्पादक है। और विश्व में सबसे ज्यादा हीरा रूस में, विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान देख लीजिए और उसके बाद फिर हीरा देख लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ी सोने की खान, विश्व में सबसे बड़ी सोने की खान विटवाटरसलैंड है जो दक्षिण अफ्रीका में। विश्व में सबसे बड़ी सोने की खान विटवाटरसलैंड जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद देख लीजिएगा सोने की मंडी के जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ सोने की मंडी जो है जोहान्सबर्ग में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में सोने की मंडी जोहान्सबर्ग में स्थित है। और हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। जैसा कि हम बोले हीरे विश्व में सबसे ज्यादा हीरा उत्पादक देश तो रूस विश्व में सबसे ज्यादा हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। हीरे का उत्पादक देश रूस है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए। किम्बरली हीरे की खान किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में पोस्मबुर्ग क्षेत्र के आसपास जो है मैग्नीज खनिज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। और दक्षिण अफ्रीका में कांगो देश जो कि तांबा का प्रमुख उत्पादक है। और विश्व की सबसे बड़ी सोने की मंडी विटवाटरलैंड दक्षिण अफ्रीका में, विटवाटरलैंड। और दक्षिण अफ्रीका में सोने की मंडी विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान, यहाँ खान विटवाटरलैंड दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में सोने की मंडी को जोहान्सबर्ग कहा जाता है। जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका की सोने की मंडी। और उसके बाद विश्व में सबसे ज्यादा हीरा उत्पादक देश रूस है। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। 10वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन रीजनिंग का है। एक क्वेश्चन हम डेली लास्ट में रीजनिंग ले लेते हैं ताकि रीजनिंग पे भी कंट्रोल हो सके। बुक दीजिएगा, नोटबुक पर। हाँ, रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। रमन, 10वां क्वेश्चन है। रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पश्चिम की ओर ध्यान दीजिए किस ओर चलता है यहाँ। उसके बाद पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अब बाईं तरफ मुड़ता है। तथा 15 किलोमीटर चलता है। पुनः हुआ बाईं ओर मुड़ता है।
पुनः हुआ बाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर स्थित है? अब वह किस दिशा की ओर स्थित है? किस दिशा की ओर सम्मुख है या स्थित है? स्थित है। तो देख लीजिए, ये तो आप जानते होंगे, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। और इसी जो कि मैप के सहारे में भी यही इसी का प्रयोग करते हैं और रीजनिंग में भी यही प्रयोग करेंगे हम लोग। देखिएगा, रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। जैसे जैसे बोलेगा उस तरह हम लोग चलेंगे। पश्चिम इधर किधर है? तो पश्चिम इधर है, तो रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। पश्चिम किधर है? इधर है, तो पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसी प्रकार हम लोग चलते रहेंगे। अब हुआ बाईं तरफ मुड़ता है, अब हुआ बाईं तरफ मुड़ता है, तो जिस हाथ से हम लोग खाना खाते हैं या इसका ट्रिक याद रखिएगा, जिस हाथ से हम लोग दही खाते हैं वह दाहिना हाथ और ये बाइना हाथ, बायां हाथ। तो दायां हाथ जिस हाथ से दही खाते हैं। तो अब इस मुड़, ये पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम की ओर हम लोग अपना मुंह कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे दाईं ओर, क्या बोल रहा है? बाईं ओर। पहले रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाईं तरफ मुड़ता है, तो बाईं तरफ हम लोग मुड़ जाएंगे। तो बाईं, ये हाथ दाहिना हो गया, ये बायां, तो बाईं ओर मुड़ते हैं। उसके बाद 15 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ के 15 किलोमीटर चलता है, तो 15 किलोमीटर बाईं ओर चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? बाईं ओर 15 किलोमीटर चलता है, पुनः हुआ बाईं ओर मुड़ता है। अब इधर इस मोड़ नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर हम लोग ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं हम इस मोड़ के मुंह इधर कर लेंगे, तो बाईं ओर इधर होगा। और उसके बाद बाईं ओर 20 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर 20 किलोमीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में स्थित है? तो पहले पश्चिम चला, उसके बाद पुनः हुआ बाएं मुड़ा, उसके बाद फिर हुआ बाएं मुड़ा। तो ये किस दिशा की ओर है? तो इधर किस दिशा है? देखिए, इस तरह से चला। यहाँ देखिएगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया, इस तरह से चला, उसके बाद इधर आया, उसके बाद फिर इधर गया। तो यह किस दिशा की ओर है? तो पूर्व दिशा की ओर। तो इसका आंसर पूर्व होगा, आंसर पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जैसा कि करेंट अफेयर्स बिहार एसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो 2 बजे चल रहा है, उसका PDF चाणक्य नीति क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है। और रात को 9 बजे ग्रुप डिस्कशन चलेगा, तो आप लोग जुड़िएगा। SPD का समान विज्ञान और SPD का समान अध्ययन जो कि डेली चल रहा है। बस एक बार SPD को देख लेना है, उसके बाद वहाँ आकर सुनना है, जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम बिहार दरोगा का इसी प्रकार लाते रहेंगे। थैंक यू।